661 करोड़ रुपए के चर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले का आरोपी पुलिस की निगरानी में होना चाहिए था, लेकिन वह होटल के कमरे में मिला। मामला सामने आते ही पूरे हरियाणा में हड़कंप मच गया। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी विक्रम वाधवा को होटल ले जाने की कथित साजिश का खुलासा हुआ, जिसके बाद डीएसपी पूनम दिलावरी ने होटल में छापा मारकर आरोपी को मौके से पकड़ लिया। बैंक घोटाले के आरोपी की होटल में मस्ती। होटल के कमरे में मिला घोटाले का आरोपी। डीएसपी के रेड में खुला बड़ा खेल। पुलिस कर्मियों समेत कई गिरफ्तार। कस्टडी से भागने की थी साजिश। होटल मालिक की भूमिका भी जांच में। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी विक्रम वाधवा को कथित तौर पर पैसे लेकर पुलिस कस्टडी से भगाने की तैयारी थी। इस पूरे मामले में एसआई जगमेर, एएसआई सुरेंदर, आरोपी के बेटे कर्ण और कुणाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं होटल मालिक की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सवाल ये कि आखिर आरोपी कितने बार यहां आया और किसकी अनुमति से उसे कमरा दिया गया। कौन कौन गिरफ्तार? एसआई जगमेर गिरफ्तार, एएसआई सुरेंदर गिरफ्तार, कर्ण वाधवा गिरफ्तार, कुणाल वाधवा गिरफ्तार। होटल मालिक जांच के घेरे में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आरोपी पुलिस कस्टडी में था तब वह होटल कैसे पहुंचा? क्या ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने नियमों को ताक पर रख दिया? क्या सिर्फ कुछ पैसे के लिए कानून की पूरी व्यवस्था से समझौता किया गया? अब यही सवाल हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। यह मामला सिर्फ एक आरोपी के होटल पहुंचने का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो जनता पुलिस और न्याय व्यवस्था पर करती है। अगर आर्थिक अपराधों के आरोपी भी इस तरह होटल में आराम करते हुए मिले तो फिर आम आदमी कानून पर कैसे भरोसा करेगा? पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। आखिर इस साजिश में कौन कौन शामिल था, ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल विक्रम वाधवा को जेल भेज दिया गया है। बाकी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में रखकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का दोबारा रिमांड लिया जाएगा ताकि पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया जा सके। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सिर्फ इस मामले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी कार्रवाई की जद में आएंगे या फिर इस साजिश के पीछे बैठे बड़े चेहरे तक भी जांच पहुंचेगी। 661 करोड़ के कथित बैंक घोटाले से जुड़ा आरोपी पुलिस हिरासत में होते हुए होटल के कमरे तक कैसे पहुंच जाता है और उसे भगाने की कथित साजिश का कैसे खुलासा होता है? ऐसे में सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी या फिर ये मामला भी कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से हम तराशेंगे। लेकिन सवाल ये कि आरोपी होटल तक आखिर कैसे पहुंचा? सवाल ये भी कि पुलिस कस्टडी आखिर क्या इतनी कमजोर है, और कमजोर भी है तो कैसे इतनी कमजोर हुई पुलिस कस्टडी? सवाल ये। और तीसरा सवाल कि सिस्टम का सबसे बड़ा दोषी कौन है? ये वो सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आ रहे हैं और पूछे जाने लाजमी है कि आखिर जिस आरोपी को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, पेशी के लिए ले जाना चाहिए था, वो होटल में कैसे पहुंचा? किसकी मिली भगत और किसने इस नियमों को, सिस्टम को ताक पे रखकर ये बड़ी साजिश रची? आरोप तो ये भी है कि उसे भगाने का प्रयास किया जा रहा था। क्या पुलिस कस्टडी इतनी कमजोर कैसे हुई? ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि सिस्टम का सबसे बड़ा दोषी कौन है इस मामले में? ये भी बड़ा सवाल है। और इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आज की इस चर्चा में तलाशने का प्रयास करेंगे और समझेंगे इस मुद्दे के एक एक पहलू कि आखिर कहां कमी रह गई और कैसे इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, किस स्तर पर ये लापरवाही बरती गई है। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। राजरमन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। नवीन केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो से। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले राजरमन जी, मैं आपके साथ आज चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, ये पूरा मामला आप लोगों के संज्ञान में भी आया होगा यकीनन। कहां इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी चूक के पीछे किसकी जिम्मेदारी तय हो गया? देखिए दीपिका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर काम करती है। ये एक नारा नहीं, ये हमारी नीति है जो पिछले 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इसी नीति के तहत अनेक खूंखार अपराधियों को जो पूर्व की सरकारों में भाग गए थे, भगोड़े थे, उसी के तहत काम करते हुए हमने अनेक जो खूंखार अपराधी हैं वो पकड़े हैं, चाहे वो नाइट डोमिनेशन हो या कुछ और हो। तो आप ये देखिए कि जिस प्रकार से ये जो बैंक का जो घोटाला था, इसके अंदर हमारी सरकार की जो पारदर्शिता से, जो डिजिटलाइजेशन से जो नीतियां थी, उन्हीं नीतियों के तहत ये संज्ञान में आया था। और हमारी सरकार ने सबसे पहले बैंकों के पास अपना लेटर, एक पत्र भेजा, जिस पत्र में ये कहा गया था कि आप हमारे जो पैसे हैं वो विड्रॉ करें, हमारे सरकारी खातों में वापस आए। जी, वो तो ठीक है, वो मुद्दा आप ठीक है, वो कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, अब आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करिए ना, ठीक है, आप लोगों ने कार्रवाई की, उस पर जो भी कार्रवाई चल रही है वो ठीक है, आपका दायित्व बनता है, लेकिन आज इतनी बड़ी चूक कहां से? देखिए दीपिका जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारी सरकार के अंदर चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो जो पूर्व में हमने देखा जिनकी गिरफ्तारी हुई है, चाहे अब पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाता और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जैसे ही ये मामला हमारी संज्ञान में आया, तुरंत डीएसपी साहब ने वहां पर रेड मारी और उन दोषियों को भी और पुलिस वालों को भी पकड़ा और उनके पुत्रों को पकड़ा। और पकड़ने के बाद हमने ये मामला किसी भी उससे दबाने की कोशिश नहीं की, उसके अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की गई है और उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, पुलिस की गिरफ्तारियां की गई है और उनको गिरफ्तारियां करके अदालत में पेश किया गया, जेल में भेजा गया। तो हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि पूर्व में भी चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, कोई भी हो, उसके ऊपर कानून सर्वोपरि है, कानून के हिसाब से ही सभी चलेंगे। हमारी सरकार में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक कि चाहे कितना, पहली बार ऐसा हुआ कि आईएएस अधिकारियों तक को भी हमने गिरफ्तार किया है और उनको जेल में भेजा है। तो इस प्रकार से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं, जो जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार की नीतियां हैं, उन्हीं के तहत ये हुआ है। और अब ये होटल का जो मालिक है उसकी भी वो चल रही है, जांच चल रही है। राजरमन जी, आपसे समझने इस पूरे मुद्दे पर बाकी है, क्योंकि अपने आप में बड़ा और गंभीर मामला है। मैं लौटूंगी और उन पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। पहले जो आपने जीरो टॉलरेंस की नीति का जो जिक्र किया है, इसी को आगे बढ़ाते हुए नवीन जी, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, ऐसा कहना राजरमन जी का भी है और बार बार हम सुनते हैं कि जो नारा दिया जाता है। अब बड़ा लूप होल यहाँ पर, सिस्टम की बड़ी फेलियर, सिस्टम की बड़ी खामी कहें कि इतना बड़ा मामला जहां जिस आरोपी को सलाखों के पीछे होना चाहिए वो होटल में आराम फरमा रहा है। विपक्ष क्या है, इसे कैसे देख रहा है? आपके माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों का और मेरे साथी पैनलिस्टों को कांग्रेस की तरफ से मेरा नमस्कार। देखिएगा मेरे साथी राजरमन जी बड़े ही तरीके से, माफी चाहूंगा, बड़े तरीके से और अपनी बात को ये कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले अरे किसकी सरकार में हुए? जब तुम सरकार में हो तो तुम ही पकड़ोगे, विपक्ष थोड़ी जाके पकड़ देगा। और बड़े अपनी इसमें शाबाशी दिखाते हैं कि हमने वो पकड़ लिया, हमने वो घोटाला पकड़ लिया। अरे घोटाले तुमने करे तो तुम ही पकड़ोगे। दूसरी बात, आप ये देखो कि इतने बड़े बड़े घोटाले करने वाले, वो कह रहे हैं कि जिन नुमाइंदों पर आरोप लगे हैं, चाहे वो आईपीएस हो चाहे जो अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं और उस लिहाज से वो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। आप ये देखिए कितने बड़े घोटाले किस तरीके से करे, बैंक के पैसे निकलवा लिए, कोई परमिशन नहीं, दूसरी जगह भेज दिए, सेल कंपनियों में। इसका मतलब भय तो नहीं है ना सरकार का? जनता के पैसे से डर तो नहीं लग रहा है ना उनको, जिन्होंने कितना बड़ा कांड किया है। ये तो भय मुक्त सरकार है भ्रष्टाचारियों के लिए। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, पर मैं विषय से हटके बोल रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, पार्टी से ऊपर उठ के कह रहा हूं, मैंने मेरे जीवन काल में नहीं देखा जितना भ्रष्टाचार इस टाइम चल रहा है। कोई सरकार नहीं है। जो अफसर जिस सीट पे बैठा है, ये विषय नहीं है आज का, लेकिन मैं आज ये आत्मा से कह रहा हूं, जो सीट पे बैठे है वो अपनी मनमानी कर रहा है,
और पूरे धड़ल्ले से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप तो ये लापरवाही है। जो बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम में ही कमी है। मैं लौटूंगी आपके अब आ पास जाता हूँ मैं विषय पे, तो मैं विषय पे आ जाता हूँ प्लीज। कि जिन चोरों को आप होटलों में लेकर के गए हैं, इसकी पूरी इंक्वायरी हो, किसकी शय पे गए हैं, कौन इनको संरक्षण दे रहा है, किसी को भी नहीं बख्शना चाहिए। हर हालात में इसकी इंक्वायरी पारदर्शिता के साथ करें और पब्लिक डोमेन में लाएं। जब तक आप इनको स्पष्ट नहीं करोगे, पारदर्शिता से नहीं लाओगे, भय नहीं पैदा करोगे, ये भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। ठीक है, इसको रोकना पड़ेगा। ओंकार जी, इनेलो इस मामले में क्या अपना मत रखती है? कार्रवाई देखिए, अभी राजरामन जी कह रहे हैं कि किसी भी स्तर पर देखिए अगर कमी रहती है और कोई भी लूप होल पाया जाता है तो उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति, चाहे आईपीएस हो चाहे कोई अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए दीपिका जी, ये बीजेपी सरकार है, ये अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास गवाह है। आप देखिए, जिसको रेप के केस में 20-20 साल की सजा हुई हो, जब भी कोई चुनाव का समय आता है उसको पैरोल मिल जाती है 50-50 दिन की, 40-40 दिन की। ये बीजेपी सरकार है, यहाँ बीजेपी है तो मुमकिन है। अब बैंक घोटाले करने वाले, अगर होटल में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है तो कोई बड़ी बात हुई है। और बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, चाहे आईएएस अधिकारी हो चाहे आईपीएस हो। भाई सरकार तुम्हारी है, घोटाले तुम्हारी सरकार में हो रहे हैं, तो कार्रवाई क्या हम करेंगे या चैनल वाले करेंगे? और फिर अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो जनता पे एहसान कर रहे हो। आपका कानूनी बाध्यता है, कानूनी कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, राजनीतिक कर्तव्य है। कार्रवाई भी तो आप ही करोगे। ये कार्रवाई करने के लिए विपक्ष आएगा, बहुत शर्म की बात है। ये ऐसे ढीठ और बेशरम लोग हो चुके हैं जो वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए भी अपनी पीठ खुद ही थपथपा देते हैं। ये व्यवस्था क्यों हुई? हरियाणा में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बहुत से घोटाले हो चुके हैं। कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी धान घोटाला, कभी दारू घोटाला। ये तो बता दे, किसी एक घोटाले की आज रिपोर्ट आ चुकी क्या आज तक? क्या किसी घोटाले की रिपोर्ट सार्वजनिक करी? क्या किसी घोटाले में किसी को सजा हुई? नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दीपिका जी, जिस दिन ये सरकार सत्ता से हटेगी उस दिन इनकी आंखों से पट्टी तो खुलेगी। इनमें से ज्यादातर लोग सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि इनका काम यही है, अपराधियों को शेल्टर देना, अपराधियों को बचाना। लेकिन कब तक बचाएंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और सत्ता से कब सत्ता विहीन हो जाता है व्यक्ति, ये पता नहीं लगता। आज परिस्थितियां ऐसी हैं, बीजेपी अगर अपराधी को भी गिरफ्तार करती है तो अपनी पीठ खुद थपथपाने लगते हैं कि हमने ये काम कर दिया। भाई तुम ही तो करोगे। ठीक है ओंकार जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। इस बीच चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें, और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. आई एम वेरी प्राउड ऑफ every single young person who has done this. You have done nothing wrong, and the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. I'd like to say 2 words in English. We had a freewheeling conversation with some of the young protesters. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I'm very proud of them. I'm very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the Constitution. They have protected the idea of India. They have protected India's future. Complaining about the education system,
which is a flawed system, a collapsing system, a useless system, is not a crime. If anything, the system needs to be changed, it needs to be corrected, and that is all they were asking for. They were not doing violence, they were not being aggressive, they were not being nasty. They were beaten, they were assaulted, they are threatened. Accepting their apology, forcing them first, sending gundas to their house. महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस. वी डू नॉट एक्सेप्ट इट. वी वांट ए एजुकेशन सिस्टम दैट वर्क्स. वी वांट एग्जाम लीक्स टू स्टॉप एंड वी वांट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, हु इज देम, टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड. सो वुड यू लाइक टू से अ वर्ड? स्टॉप. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर. मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी. यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो. तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर वो यंग युवा जो हैं उनसे संवाद कर रहे थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपनी बात भी रखी है. चलिए अब एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं. मलकानिया जी, मैं आपसे इस मुद्दे पर चाहूंगी कि आप विस्तार से इस मुद्दे का विश्लेषण करें. एक तरफ सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने शुरू से ही, जब से ये पूरा घोटाला सामने आया है, खुलकर कार्रवाई की है. किसी पर भी ये नहीं रखा है कि ये अधिकारी है तो इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, गाज नहीं गिरनी चाहिए, बिना देखे, बिना किसी भी बाधा के कार्रवाई की. लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार आपकी है, घोटाला आपकी सरकार में हुआ है तो कार्रवाई भी आपकी ओर से की जाएगी. इन सभी पहलुओं को लेकर आप कैसे विश्लेषण करेंगे? दीपिका जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और यहाँ की जनता को मेरी ओर से नमस्कार. जहां तक इस घोटाले का सवाल है, घोटाला जो है वो मिली भगत से हुआ है. ये जो पैसा है कारोबार में लगाया गया, दूसरा लगाया गया. अब जो विक्रम बधवा है उनको जैसे होटल में पाया गया तो कहा जाता है कि उन्हें जेल से लाया गया था मेडिकल चेकअप के लिए और वहां से 16 सेक्टर लाया गया. उसके बाद दूसरे को जो है उसको एक और कैदी था, उसको बत्ती भेज दिया, गाड़ी वहां भेज दी. वहां से उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि अभी हमें टाइम लगेगा, तुम ठहर के आना. और उसको जिस होटल में ले गए, बदवा के मामा के बेटे का होटल है और वहां उसके दोनों बेटे थे, 2 वकील के, महिला वकील और एक वकील थे. वो सारे वहां उपस्थित थे और इसकी प्लानिंग बड़ी ध्यान से की गई थी. और वहां वकील पहले थे और कहते हैं वहां से भागने की जो थी योजना थी. तो पुलिस को बंद कर लेंगे और पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह वहां से DSP वगैरह पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार करके वहां से नीलम चौकी को ले जाया गया. और वहां से अब उनको बदवा को दोबारा रिमांड पे भेज दिया गया और दूसरों को गिरफ्तार कर लिया गया. तो इस प्रकार जो है मामला चला. परंतु ये जो है मिली भगत, अगर जिसके ने इतना बड़ा घोटाला करना है उसके हाथ भी उतने लंबे होते हैं और उसके पैसे भी उसके पास इतने होते हैं, घोटाले के पैसे हैं, उसी को यूज करते हैं. इसीलिए जो गैंगवार चलते हैं, जेलों से आदेश होते हैं, फलानी जगह लूट करो, फलाने से मंथली लो, फलाने से पैसा लूटो. तो इस प्रकार के मोबाइल जो है जेलों में कैसे जाते हैं, इस प्रकार की मिली भगत होती है. अगर जेलों में सकती हो, पुलिस के मिली भगत ना हो तो ऐसे अपराध नहीं होते. तो इसमें पुलिस की मिली भगत तो साफ नजर आती है. ASI और SI को निलंबित कर दिए गए, उनके गिरफ्तार किए गए, तो उनकी मिली भगत बिल्कुल साफ नजर आ रही. तो जब भी घोटाला होता है उसमें किसी न किसी का हाथ अवश्य होता है और ऊपर से कुछ न कुछ संरक्षण होता है और कुछ तो पैसा का खेल है वो चलता है. और ये पहले से चला आ रहा है, आज नहीं. और जो पार्टी सत्ता में उसी का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना. अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उन अपराधियों को पकड़ना और सलाखों के पीछे भेजना. अगर विपक्ष ये कहता है कि तुम्हारी सरकार के टाइम में घोटाले हो रहे हैं और तुम्हें पकड़ना, तो वो भी सही है. अगर सत्तारूढ़ कहता है कि हमारी भी सरकार में घोटाले हुए तो हमने पकड़े, तो ये भी सही है. तो अपराधियों को जब तक कानून का डर नहीं होगा और इस प्रकार के घोटाले नहीं होंगे, जेलों में मोबाइल नहीं पहुंचेंगे और जो फौजियां नहीं मांगे जाएंगी, फौजियों का पैसा ही जो अपराध का पैसा है इसी प्रकार लगता है और रिश्वत में दिया जाता है. जब कानून का डर अपराधियों को होगा. बिल्कुल. कुल मिलाकर अगर आपकी बात का निष्कर्ष निकाला जाए तो आपका कहना है कि
जो प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, जब तक उनके अंदर कानून का डर, खौफ नहीं बैठेगा, जो अपराधी हैं, तब तक जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं होगी। राजरमन जी, सवाल यही है, आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, विपक्ष कह रहा है कि कार्रवाई तो आप ही करेंगे ना, जब सरकार में है, विपक्ष तो कार्रवाई नहीं करने आएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं अभी नवीन केडिया जी की जो बात थी, अगर उसे जोड़कर आपसे सवाल करूं कि यहाँ जिस तरह का अपने आप में ये बड़ा घोटाला था, IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला, और ऐसा नहीं है कि 1-2 रुपए का, इतना बड़ा इसमें अमाउंट रहा है, तो क्या मान लिया जाए कि इस तरह के घोटाले कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर रहे हैं? एक घटना, उसके बाद उसी लूप में दूसरी घटना ऐसी होती है कि इतने बड़े घोटाले का जो आरोपी है वो पुलिस कस्टडी से होटल में पकड़ा जाता है, तो ये तो प्रश्न चिन्ह कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं ना। देखिए दीपिका जी, क्या है कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन के तहत जो अपने पोर्टल बनाए हुए हैं, जो हमने डिजिटलाइजेशन किया हुआ है, उसी की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जी की इन्हीं नीतियों की वजह से जो इस तरह की घोटाले कह लो या अनियमितताएं कह लो, वो पकड़ में आई है। उनको पकड़ने, क्योंकि पहले तो क्या सारा काम मैनुअल होता था, लेकिन हमारी सरकार ने सारे काम को डिजिटलाइजेशन किया है, पोर्टलों के माध्यम से किया है। आज हर चीज जो है वो पोर्टलों के माध्यम से पोर्टलों में उपलब्ध है, जिससे क्या है कि पूरी पारदर्शिता आई है। ऐसी कोई एक, अगर आप एप्लीकेशन भी डालते हो, उस एप्लीकेशन का भी आपको नंबर आता है, आपके मोबाइल पे OTP आता है, उसके बाद आप अपनी फाइल को ट्रैक कर सकते हो, और 1 हफ्ते के अंदर जो समयबद्ध है, समयबद्ध से सरकार की उस नीति के तहत वो आपका डॉक्यूमेंट या जो सुविधा आपको मिलनी है वो मिल जाती है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर जो जनता का पैसा था वो जनता के खातों में, सरकार के खातों में वापस आ गया है। दूसरी बात, भय मुक्ति अगर बात करें तो देखिए, पहली बार ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई की वजह से हुआ है कि बड़े अधिकारी जो अक्सर छूट जाया करते थे पूर्व की सरकारों में, लेकिन हमारी सरकार में उन पर कार्रवाई हुई है, वो जेलों के अंदर सजा काट रहे हैं। CBI ने अपनी चार्जशीट पेश कर दी है, हमारी सरकार ने सिफारिश करके CBI को मामला सौंपा है। दूसरी बात इसमें आप ये देखिए कि जो भय मुक्ति की अगर बात करें तो जनवरी से लेके 2026 से और अब जुलाई 2026 तक आप ये देखिए कि 5216 ऐसे खूंखार अपराधी या वो जो बाहर जो भगोड़े थे अपराधी थे वो हमने पकड़े हैं। हमने डोमिनेशन जो अपना वो कैंपेन चलाई थी, उस कैंपेन के तहत 162 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है, जिसके अंदर 221 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, 18 का इनकाउंटर हुआ है। और आगे आप ये देखिए कि हमारे ADGP साहब ने सबक संदेश दिया है कि जो भी अपराधी है वो ये ना समझे कि हर गोली उनके पांव में लगेगी, गोली उनकी छाती में भी लगेगी, उनके सिर में भी लग सकती है। पहली बार ऐसा हुआ है, अपराधियों को पकड़कर उनको अर्धनग्न अवस्था में उनको पैदल घुमाकर स्पोर्ट में ले जाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी ट्रेस की जाती है, अवैध पैसे से, अवैध नशे से उनकी प्रॉपर्टी को चिन्हित कर उनको गिराया जाता है, इस तरह से उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाता है। ये पहली बार हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। हमारी, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की तो 0 टॉलरेंस पावर है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 2014 से आई है, तब से अब तक पारदर्शिता और 0 टॉलरेंस की जो हमारी पॉलिसी है वो चलती रहेगी। और ऐसे ही हमारी जो पारदर्शिता से सब कुछ ठीक है, सिस्टम में कोई कमी नहीं है। देखिए, सिस्टम में कोई कमी नहीं है। जहां अगर कोई कर्मचारी गड़बड़ करता है, लापरवाही करता है, उसको तुरंत पकड़े। नहीं, अगर सिस्टम में कोई कमी नहीं है तो ये कैसे संभव हो गया राजरमन जी? देखिए, अगर मान लो देखिए, अभी जैसे मलकानिया जी ने कहा कि उनको हॉस्पिटल में लेके गए थे, वो था हमारी सरकार ने जैसे ही संज्ञान में मामला आया तुरंत उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उनको सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद उनको जेल में भेजा। आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ कि जैसे ही संज्ञान में आया कार्रवाई हुई, उस चीज से हर कोई उस चीज को मान रहा है। सवाल यह है कि आपने कहा कि सिस्टम पूरी तरह से ठीक है, एक तरफ से आपको ये मानना पड़ेगा कि पूरी तरह से ठीक तो नहीं कह सकते हैं ना, जब निचले स्तर पर इस तरह की अगर घटना सामने आई है। ऊपर आप लोगों ने कार्रवाई की, जैसे पता चला वो चीज जायज है, ठीक है, वो काबिले तारीफ है, लेकिन अगर निचले स्तर पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दैट मींस कि सिस्टम में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए दीपिका जी, क्या है
अगर मान लो कोई पुलिस वाले उनको लेके गई है, उन्होंने अपनी कोई लापरवाही बरती है, तो हमने तुरंत उन पे एक्शन लिया है, तुरंत उनको निलंबित किया है, जेल में भेजा है। पुलिस वाले भी सिस्टम का ही हिस्सा है ना, पुलिस प्रशासन सिस्टम का हिस्सा है ना, सिस्टम का हिस्सा है। अगर कोई भी अधिकारी इस तरह की लापरवाही करेगा, कोई इस तरह की करेगा, और अभी जांच कर रहे हैं, जांच में अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उसको अंदर किया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप चुकी है। तो हमारी सरकार के अंदर किसी भी अपराधियों को, और आज आपने देखा होगा कि कैसे 36 देशों के अंदर से जहां पर हमारे जो भगोड़े अपराधी थे वो भी पकड़े हैं, 936 के करीब जो पकड़े हैं उनको हर देश में लेकर आया। जिन देशों के साथ हमारी संधि भी नहीं थी, प्रत्यार्पण की संधि कर विदेशों में जो भगोड़े जो थे अपराधी थे, जो भाग गए थे, 2010 में भी भाग गए थे, उन सबको हमारी सरकार ने कितनी संवेदनशील तरीके से इस देश की जो संभुता के लिए, प्रभुता के लिए खतरा था, उन सबको लेकर हम इंडिया में आए, उनको भारतीय जो जेलें हैं उन जेलों के अंदर बंद किया है। तो इस प्रकार से जो हमारी सरकार है वो लगातार जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी हमारी उस पर कार्यवाही करती है और करती रहेगी, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी हो। और दूसरी बार मैं बता दूं कि 12 साल में एक भी मंत्री, विधायक, सांसद किसी के ऊपर भी हमारी सरकार के अंदर कोई एलिगेशन नहीं लगा है, कोई आरोप नहीं लगा है। विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना, लेकिन जनता सब देखती है कि जनता आज तक इनके जो भ्रम फैलाया था उस भ्रम में सवाल उठाना भी है। अभी एक सवाल ये भी उठ रहा था कि अब ठीक है, आप लोगों ने जो गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की और यहाँ पर जो गैंगस्टर्स को लाने का भी काम किया, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या निचले स्तर के 2 पुलिस अफसर, राजरमन जी, निचले स्तर के 2 पुलिस अफसर की सिर्फ मिलीभगत से किसी इतने बड़े जो घोटाले के आरोपी को संभव है कि होटल में लाया जाए, वहां पे रखा जा सके? आप खुद बताइए, आप खुद सिस्टम का हिस्सा है, सरकार आपकी है, आप मुझे बस 2 शब्दों में बता दीजिए, क्या ये संभव है? देखिए दीपिका जी, इसी के लिए पर्चा दर्ज होकर जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी होगा, हो सकता है जैसे मलकानिया जी ने कहा कि होटल में उनको लेके गए हैं, हॉस्पिटल में समय लग रहा था, लेकिन हम फिर भी इसके अंदर कड़ा से ज्ञान ले रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है, जेलों में भेज दिया गया है, और जो विक्रम है उनकी रिमांड पे ले लिया गया है। तो हमारी सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरे आचरण के साथ कार्रवाई कर रही है। राजरमन जी, मैं लौटती हूँ। नवीन जी, एक तर्क जीरो टॉलरेंस की नीति का एक बार फिर से सामने आ रहा है। सवाल यह है कि अगर इस स्तर पर सिस्टम की लापरवाही सामने आई है, तो अभी इसी पैनल में किसी ने इस चीज का भी जिक्र किया कि सिर्फ 2 निचले स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। दूसरी तरफ अभी जो मलकानिया जी तथ्य रख रहे थे। दीपिका जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एक गाड़ी में सारे बैठ करके आ सकते थे, स्पेशल 2 गाड़ियां उनके लिए अरेंज हुई है जेल से। ये साजिश जेल से स्टार्ट हुई है। 2 गाड़ियां आई हैं, एक गाड़ी में बाकी सारे कैदियों को वापस लेके जाया जा रहा है, केवल इस एक गाड़ी में इन 2 को लेकर के जा रहे हैं। भी हमें काम है, इनका मेडिकल चेकअप कराना है। क्या आपने जेल के रोजनामे में लिखा है इनका तारीख के बाद मेडिकल होना है? ये एक एएसआई को फंसा दिया, उसको बेचारे को मार देंगे, छोटे एम्प्लॉइज को, और जो जेल सुपरिटेंडेंट है या उससे ऊपर किसी के आदेश है उनका कोई जिक्र भी नहीं करेंगे। ये वो भी किसी वहां सब यूट्यूबर ने वहां बता दिया भी ये तो कैदी है, आईएएस है, और ये यहाँ चाय पानी पी रहे हैं, और वो इन सरकार को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि उस होटल में मूवी बन गई। तो ये जो है एक पूरा का पूरा प्री प्लान, मलकानिया जी ने जो बात कही वही मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 2 गाड़ियां आई हैं, जबकि वो एक गाड़ी में भी आ सकते थे। 2 गाड़ियां आई, फिर इन दोनों को के लिए स्पेशल, और उसके बाद उनके बच्चों का वहां मिलना, ये पूरा प्री प्लान प्रोग्राम था कि इस होटल में मिलना है, क्या कहना है, क्या करना है, कैसे उनको लेके जाना है, कैसे करना है, सब कुछ प्लान था। जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर के उच्च अधिकारी तक इसमें इन्वॉल्व थे। अब राजनीतिक इन्वॉल्व थे कि नहीं थे मैं कह नहीं सकता, ये तो इंक्वायरी होगी स्पष्ट पारदर्शिता के साथ, तो पता लग जाएगा इनसे गीत कितने गवा लो। ये भांडों से भी बैठे हैं, पांडे भी इतने गीत नहीं गा सकते जितने इनसे गवा सकते हो आप। हमने ये कर दिया पहली बार, अरे पहली बार इतना बुरा हाल कर दिया तुमने इस हरियाणा का,
पहली बात तुम्हारे चक्कर में पूरी सरकार का तुम्हें भी है, उस सरकार के चक्कर में फंस के बैठे पूरा हरियाणा रो रहा है तुम्हें। ना पानी की व्यवस्था है, न सीवर की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, रोजगार देखने को नहीं मिलता। पहली बार हमने इंक्वायरी करवा दी, पहली बार चोर भी तो तुमने पैदा करे हैं। ये इतने बड़े घोटाले इस तरीके से घोटाले कभी हुए ही नहीं, ये भी पहली बार ही हुआ है कि बैंक से पैसे कटा लिए, प्राइवेट कंपनी के खाते में डलवा दिए और उससे अपना प्रॉपर्टियों का लेन देन शुरू कर दिया, ये भी पहली बार ही हुआ है। चलिए तो ये भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस। और आप लोग इनको ना ज्यादा गीत कराने के लिए, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए मौका दे देते हो। हम कैसे मौका दे रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं? हम तो आपकी बात भी सुन रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं। ये क्या तर्क हुआ सर? नहीं नवीन जी, ये बात तो गलत है ना। आपकी भी पूरी, ऐसा तो है नहीं कि वो सत्ता में है तो उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात नहीं रखेंगे। अगर वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो उस जीरो टॉलरेंस पर चर्चा भी तो करेंगे ना। इन्होंने दीपिका जी इतनी ना सुनो, इन्होंने नाच कर दिया हरियाणा का। जब आप भी सत्ता में थे तब आपकी भी मीडिया सुनता था, आज वो सत्ता में तो उनकी भी सुनेंगे, विपक्ष की भी सुनेंगे। हमारी जिम्मेदारी है हर पक्ष को सुनना। खैर मैं लौटूंगी क्योंकि इसलिए मैं इन्हीं पहलुओं को आगे बढ़ाते हुए समझना चाहूंगी कि रामराज जो हमारे साथ राजरतन जी जुड़े हुए हैं, उनका यही कहना है कि देखिए सिस्टम में कमियां किसी भी स्तर पर हो, अगर कार्रवाई ना हो तो सवाल उठाया जाए। जिस भी लेवल पर अगर शिकायत मिल रही है तो कार्रवाई तुरंत की जा रही है, त्वरित की जा रही है। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही ओंकार जी। दीपिका जी, ये सिस्टम में कमियां आती क्यों हैं, इसका जवाब मैं देता हूँ। बैंक घोटाले का आरोपी होटल में पकड़ा जाता है, उसका कारण है, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हमने बैंक घोटाले का एक एक पैसा 24 घंटे में रिकवर कर लिया, इसका भी कारण है। ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं आपस में, क्योंकि इसमें कोई ना कोई बड़ी मछली शामिल है। इसमें सिर्फ IAS अधिकारी शामिल नहीं है, इसमें कोई इनका मंत्री भी शामिल होगा। जो 24 घंटे में बैंक घोटाले की रकम रिकवर हो गई, वो उस मंत्री या उस बड़े नेता को बचाने की कोशिश में हुई। अब बलि का बकरा तो बनाना ही है, बलि का बकरा बना दिया गया IAS अधिकारियों को। जब भी ये सत्ता से उतरेंगे सारी कड़ियां खुलेंगी। और अब बैंक घोटाले का आरोपी अगर होटल में आता है, होटल में पकड़ा जाता है, तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब कि मछली कोई और है, बड़ी मछली कोई और है, जिसकी वजह से बैंक घोटाला हुआ। ये अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं कि 24 घंटे में रकम रिकवर कर ली। तो भाई क्या रकम रिकवर करने से घोटाला खत्म हो जाएगा? क्या चोरी की राशि जब्त कर लेने से चोरी खत्म हो जाएगी? नहीं, अपराध प्रूव हो जाएगा, साबित हो जाएगा। आज बीजेपी के प्रवक्ता ये कहने को, सिद्ध करने को तैयार हो गए कि अगर हम पूरी रकम रिकवर कर लेते हैं, इसका मतलब पीछे कोई बड़ी मछली है और 100% बड़ी मछली निकलेगी। देख लेना, अभी नहीं निकलेगी, बाद में निकलेगी। लेकिन आज व्यवस्था कैसी हो गई है, आज अपराधियों को VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन अपराधियों का किसी न किसी नेता से अच्छा खासा लिंक निकलेगा। इन्हीं के कारण आज अपराध बढ़ रहे हैं। पहले की अपेक्षा अगर आज अपराध की परिस्थितियां देखें तो काफी लेवल पर अपराध बढ़ चुका है। आज अगर ये कहते हैं हमने ये अपराधियों को पकड़ा, जिम्मेवारी इनकी है दीपिका जी, हमारी नहीं। जब हम सत्ता में आएंगे तब जिम्मेवारी हमारी होगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है अनेक घोटाले हो चुके हैं, बड़े बड़े अपराध हो गए। ये कहते हैं अपराधियों के पैर में गोली मारते हैं और उनको वार्निंग भी देते हैं कि अगली गोली आपके माथे में भी लगेगी। बहुत अच्छी बात है। ये कानून की बात कर रहे हैं क्या कानून में इस बात की इजाजत दी है कहीं कानून में कि आप माथे पे गोली मारोगे? ये तो मुठभेड़ होती है। अगर अपराधी की तरफ से कोई शुरुआत होती है और पुलिस को एक कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है, अगर पहले अपराधी कहीं भागता है
कोई अपराध करके दौड़ने की कोशिश करता है या पकड़े जाने की हालात में पहली कार्रवाई करता है, तो पुलिस को अख्तियार है कि वो सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकती। लेकिन मेरे भाई क्या कह रहे हैं, हमने इतने अपराधियों के पैर में गोली मारी। भाई तुम कौन होते हो पैर में गोली मारने वाले? कानून के अनुसार देश चल रहा है या बीजेपी आरएसएस के अनुसार चल रहा है? हमारा भारत संविधान के अनुसार चल रहा है और संविधान के अनुसार बहुत सारे कानून, उसके अनुसार भारत और राज्य चलते हैं। आज अगर ये दोनों बातें कहते हैं कि हमने इतने अपराधियों के पैर में गोली मारी, वो भी गलत। अगर ये कहते हैं अगली गोली तुम्हारे माथे पे लगेगी, वो भी गलत, क्योंकि ये जो मुठभेड़ का काम है ये पुलिस का है और मुठभेड़ भी विशेष परिस्थितियों में हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपराधी कहीं कमरे में बैठा हो, कोई मार धाड़ ना कर रहा हो, कोई आपसे हाथापाई ना कर रहा हो और आप उसके पैर में गोली मार दो। ये संभव नहीं है, ये कानून के विपरीत है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे चपरासी हो। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता को ये बात सोचनी चाहिए कि कहने से पहले ये देख ले क्या कह रहा है। कितने लोगों के पैर में गोली मारी, क्या ये मार सकते हैं गोली? यह जरूर इनसे पूछना आज परिस्थितियां कैसी होगी। अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देना इनका अपना जो मजबूरी कह सकते हैं, मजबूरी बन चुकी है। आप देखिए, जिस अपराधी को 20 वर्ष की सजा मिली, मैं आती हूँ राजरमन जी, उसको चुनाव से पहले 50-50 दिन की पैरोल दे दी जाती है हर बार। क्या कारण है? क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या कोई देखने वाला नहीं है? क्या कानून का राज नहीं है, जंगल राज हो चुका है? ठीक है, क्या बीजेपी का राज है, कानून मैं का लौटती राज हूँ नहीं है? जी। मलकानिया जी, आप ये जो पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है। राजरमन जी का कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, लेकिन विपक्ष इसे अगर कानून से जोड़कर देखा जाए तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं अभी भी कुछ ना कुछ सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मलकानिया जी। सिस्टम में सुधार करने की बिल्कुल आवश्यकता है। जिस प्रकार ये हुआ है, जो एसआई था उसका 1.5 साल की नौकरी रह गई थी, तो उसने जो रिस्क लिया है वो किसी ना किसी मामले में रिस्क लिया है। उसने जब होटल में गए, वहां वकील दो वकील पहुंचे हैं, 2 बेटे पहुंचे हैं, वहां पनीर के पकौड़े खा रहे। तो इस प्रकार की जब बात होती है और जब डीएसपी पूछते हैं आप यहाँ क्या करने आए, तो कहते खाना खाने आए। एक जो अपराधी है, कहती है पुलिस की कस्टडी में, वो होटल में खाना जाएगा। तो इस प्रकार के, और उसके बाद प्लानिंग कहा जाता है कि प्लानिंग यह थी कि यहाँ से भाग जाने की थी। अब ये जो अपराधी है यूपी में भागते हैं, जो भागते हैं तो वहां गोली चला जाती है, इनकाउंटर किया जाता है, गाड़ी पलट जाती है, और यहाँ जो है लाकर जो भाग जाते हैं। तो इस प्रकार भागने और इसमें फर्क है कि गोली चलाने में। ठीक है, जब अपराधी भागता है तो उसको रोकने के लिए पैरों में गोली मार जाती है, अगर आमने सामने से बढ़त हो जाए तो सामने से भी गोली मार जाती है। तो ये ठीक है, वो तो कानून की परिभाषा के अनुसार होता है, परंतु जिस प्रकार की बस्तियां होती है उस प्रकार पुलिस काम करती है। पर यहाँ जो है पुलिस की मिलीभगत, जेल अधिकारियों की मिलीभगत जो सामने नजर आ रही है, जो करोड़ों का घोटाला है, उसने पता है कितना लालच देकर उस पुलिस अधिकारियों को खरीदा होगा। और होटल में, अपने मामा के बेटे के होटल में पहले भी कितनी बार आते होंगे, मेडिकल के नाम में आते हैं, पेशी के नाम पे आते हैं। जब आप जेल से अदालत में पहुंचे हैं या हॉस्पिटल में पहुंचे, तो बीच में रास्ते में कहीं ना कहीं आप संपर्क करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो इसकी योजना बनाने के लिए भी कोई माध्यम होगा, कहीं पैसे का लेन देन हुआ होगा, किसी न किसी से संपर्क किया होगा। तो इस प्रकार कानून को जो है अभी दृढ़ करने की जरूरत है, कठोर करने की जरूरत है। और जो जेलों में गैंगवार, जेलों से आदेश होते हैं, मोबाइल जाते हैं और गैंगवार होते हैं और इस प्रकार के बड़ा मुद्दा है और इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजरमन जी, ओंकार जी ने अभी एक बड़ा मुद्दा उठाया कि
आपने भले ही आपने कहा कि आईपीएस अधिकारियों पर भी गाज गिरी है, तमाम अधिकारियों को भी इस कार्रवाई में जो जो संलिप्त पाए गए उन पर कार्रवाई की गई। आपने टाइमिंग को लेकर पैसे जो 24 घंटे के अंदर वापस कर दिए गए हैं उस बात का जो तर्क दिया, उस पर ओंकार जी का कहना है कि ये इसके पीछे की एक सच्चाई ये भी हो सकती है कि इसमें कोई बड़ा चेहरा शामिल हो सकता है और उसको दबाने के लिए, उसको छिपाने के लिए सरकार की ओर से कार्रवाई की गई। देखिए दीपिका जी, क्या है, जो इनेलो के प्रवक्ता मेरे साथी ने जितनी बातें कही है वो सारी बिन सिर पैर की है और हवाई बातें हैं। हमारे किसी भी नेता का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, हमारे किसी भी नेता का आज तक आय से अधिक संपत्ति का डूमा कोर्ट में केस नहीं चल रहा, किसी अन्य कोर्ट में केस नहीं चल रहा। दूसरी बात, जो इन्होंने अपराध की बात कही है, अपराध के अंदर, अरे ओंकार जी आपकी बात मैंने धैर्य से सुनी है, अब आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, अब आपकी बात मैंने धैर्य से सुनी, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बारी है, आप सुनिए। आप लोगों की जो झटपटाहट है वो यही है कि कैसे ना कैसे सत्ता में वापसी की जाए। जिस तरह से बिना पानी के मछली तड़पती है उसी तरह से विपक्ष तड़प रहा है कि हम सत्ता में आ जाए। लेकिन जनता बार बार क्या करती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी नीतियों पर बार बार मोहर लगा रही है। वो ये जानती है कि उनके हित और अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। दूसरी बात, इन्होंने अपराध की, अगर ओंकार जी स्टडी कर ले थोड़ी सी कि महिलाओं के अपराध में 23% कमी आई है और हमारी जो पुलिस है उसको ऑल इंडिया में तीसरे नंबर पर पुलिस हैंडलिंग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पुलिस हैंडलिंग की उनको शाबाशी मिली है कि उस रिपोर्ट के अंदर जो पुलिस जो हैंडलिंग है किस तरह से किस तरह से हम डिजिटलाइजेशन से हम एफआईआर लॉन्च करने में, हमारी पुलिस अपराधियों को पकड़ने में, हमारी पुलिस अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने में, इसमें हमारी जो पुलिस है तीसरे नंबर पे आई है पूरे ऑल इंडिया में। लेकिन विपक्ष को ये नहीं दिखता, ये अपनी अंधी राज की उसके अंदर हरियाणा की छवि खराब करने से भी बात नहीं आते। दूसरी बात इसमें यह है कि जब से हमारी सरकार आई है हमने पोर्टल व्यवस्था लागू की है, वेबसाइट लागू की है, जिससे सारी चीजें शीशे की तरह जनता के सामने है। हमारी इतनी पारदर्शिता से कोई भी अनियमितता कहीं भी होती है हमारी सरकार की तुरंत नजरों में आ जाता है। चाहे कोई भी, चाहे नौकरी, अब केडिया जी ने नौकरी की बात की, आप देखिए हमारी सरकार के अंदर करीब 2 लाख के करीब नौकरियां मिली है, जबकि कांग्रेस के टाइम में जो नौकरियां थी वो मात्र 86,000 थी 10 साल में, और इनेलो की सारी 22 से 24,000 नौकरियां थी। इस प्रकार से 18,000 के करीब जो पूरे हरियाणा के अंदर 86 केंद्र चल रहे हैं, जिनके अंदर 86 केंद्रों में युवाओं को रोजगार मिला है और घर बैठे ही या 86 केंद्र में जाकर कोई भी व्यक्ति सरकार की किसी योजना का लाभ ले सकता है। हमारी सरकार ने समयबद्ध और सूचीबद्ध तरीके से हमारी जो योजनाएं हैं, जो लाभ है वो जारी किया है ताकि किसी भी व्यक्ति को एक हफ्ते के अंदर उसकी सारी नीतियों का लाभ मिल जाए। तो इस प्रकार से जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी की सरकार है, वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, पीड़ित के लिए, वंचित के लिए काम कर रही है। और इसी प्रकार से चाहे हमारी सरकार के अंदर जनता हमें बार बार डिजिटलाइजेशन की बात राजमन जी बार बार दोहरा रहे हैं कि हमने डिजिटलाइजेशन किया है, पूरी प्रक्रिया डिजिटल हुई है और इसी वजह से पारदर्शिता आ रही है, इस तरह के घोटाले तुरंत सामने आए हैं। इसको ऐड करते हुए फाइनल कमेंट दीजिएगा प्लीज। देखो, पहले तो मैं नौकरियों की बात के ऊपर छोटा सी बात कह दूं कि 2 लाख नौकरियों की बात करते हैं। इस सैनी सरकार में 42,000 लोगों ने नौकरी ज्वाइन की है और 1,20,000 से ज्यादा लोग रिटायर्ड हो चुके हैं इस 12 साल की सरकार के अंदर। 42,500 सैनी साहब के में है और लगभग 1.5 लाख के आसपास पिछली सरकारों में, 10 साल की सरकार में बीजेपी के अंदर 2 लाख की बात ये करते आ रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन 5 लाख के आसपास अभी भी हरियाणा में सरकारी पद खाली पड़े हैं। वो कब तक भरेंगे, क्यों नहीं भर रहे, इसका मेरे साथी प्रवक्ता जरा जवाब दे दे। डिजिटलाइजेशन का इतना बेड़ा गर्क है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है, चालू तो करके दिखाओ। रोज तो सर्वर डाउन हो जाता है, कभी आप रजिस्ट्री कराने जाओ बोले जी सर्वर नहीं चल रहा है, आप इंतकाल के लिए जाओ बोले सर्वर नहीं चल रहा, दर्ज क्यों नहीं हुआ, 1-1 महीने से लोग चक्कर काट रहे हैं, इंतकाल दर्ज नहीं हो रहा, बोले जी सर्वर डाउन है। बोले जी वो फैमिली आईडी ठीक करानी है, ये कब होएगी, बोले जी सर्वर डाउन है।
किसान मंडी में दाना लेके जाते थे, बोले जी मतलब आप कह रहे हैं कि जो डिजिटल प्रक्रिया कही जा रही है वो उसमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जनता को। ठीक है सर, मेरे पास समय कम है इसलिए मुझे सबसे फाइनल कमेंट लेने। मलकानी जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखो ये सही है कि इसमें साजिश थी और साजिश को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। डीएसपी ने मौके पर छापा मारा और इसलिए पकड़े गए। अन्यथा अपराधी भाग जाता और उसके बाद गोली चलाई जाती है। कुछ भी कोई ना कोई बहाना तो करना था कि हमारे पास से, परंतु पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की है, ये सही है। परंतु कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और निरंतर ये आवश्यकता रहती है। सुधार की कार्रवाई ऐसी है कि हर समय गुंजाइश होती है। इसलिए एक सरकार को चाहिए कि कानून व्यवस्था को सुधारे, पुलिस पे थोड़ा सा कंजा कसे और इस प्रकार के जो अपराधी हैं, गैंगवार हैं, उनको निपटने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। ठीक है ओंकार जी फाइनल कमेंट। देखिए ये हमारी सरकार से तुलना करती है नौकरियां देने की। हमारी सरकार वर्ष 2000 में थी, उस समय हरियाणा की आबादी 2 करोड़ थी, आज 3.25 करोड़ है पहली बार। उस समय हमारी सरकार तकरीबन 4.5 साल रही और ये 12 साल हो गए इनकी सरकार को। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं हमने 1,83,000 नौकरियां दी और ये 2.25 लाख की बात करते हैं। अब झूठ कौन बोल रहा है ये इनको मालूम होगा। और इसके साथ ही पोर्टल की बात करते हैं। पोर्टल आज बंद रहता है। नई रजिस्ट्री व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो चुकी है। 8 महीने हो गए खाना कास्ट के मालिकों की रजिस्ट्री बंद, इंतकाल मंजूर नहीं हो पा रहे, पोर्टल इनका बंद रहता है। और मैं इनसे तो पूछना चाहता हूँ, ये बता दो कि पिछले 12 साल में कितने लोग रिटायर हुए। चलिए ठीक है राजरमन जी, बहुत शॉर्ट में 20 सेकंड में कमेंट फाइनल कमेंट दीजिएगा। पेपर दे दीजिए और कितने पद खाली। देखिए दीपिका जी क्या है, विपक्ष के पास हवाई बातों के कुछ नहीं है। हमारी सरकार ने अब ये कह रहे पोर्टल, हमारी सरकार ने ये कहा था 1 महीने के अंदर इंतकाल दर्ज हो जाएगा। और अब माननीय मुख्यमंत्री ने जो लाडवा से शुरुआत की है उसके अंदर तो साथ के साथ इंतकाल दर्ज होता है। सर्वर सिर्फ इनेलो और कांग्रेस के डाउन है, इसके अलावा हरियाणा के अंदर कहीं सर्वर नहीं है। ठीक है, माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय का अभाव।